बॉदर ही नहीं कर रहे, तो फिर मेरा भी इसके अंदर क्या बेनिफिट हो रहा है ना, क्या आप पढ़ो। और फर्स्ट ईयर का एक और सेक्शन था, वो आए बच्चे पास में, कह रहे मैडम आपने नोट्स लिखवाए हैं, वो नोट्स हम ले सकते हैं उनसे? मैंने कहा ले लो। मैंने कहा मना किया? आपकी चॉइस है। कह रहे मैडम कोई टीचर लिखवाता ही नहीं, अकाउंट्स के सर प्रैक्टिकल्स हम करा देते हैं, इनकम टैक्स की मैडम भी करा देती है, बाकी थ्योरी तो कोई कराता ही नहीं है, आप तो थ्योरी लिखवा रहे हो। मैं कहा हम क्या बताएं, हमारे तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अभी तक रजिस्टर पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका वैसे। अभी ये चीजें चेंज हो, अब सब मॉडर्नाइजेशन हो गया और सब कहते हैं कि आधी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया ना फर्स्ट टाइम, तो बच्चों से कुछ पूछते थे ना तो जवाब आता था, और वो सीधा रटा रटाया जवाब गूगल का होता था। मैं बेवकूफ थोड़ा हूँ, मैंने भी तो गूगल किया होगा, तो अगर वो पता होता था मेरे को, मैंने तभी बोला तो गूगल करके मैं जवाब, तो अपना दिमाग चला के जब, क्योंकि ऑनलाइन है, आपके हाथ के अंदर एक्सेस है, 1 मिनट भी नहीं लगता आपको, आप ढूंढ लेते हो। तो यहाँ पे इस केस के अंदर में डाला कि अगर आपको पूछा जाए कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस क्या ये फंडामेंटल राइट, तो ये फंडामेंटल राइट है, बट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन, नॉट अ सेपरेट। एजुकेशन है और एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन के रीजन से इंटरनेट एक्सेस को भी फंडामेंटल राइट मानते हैं। नहीं था ये सबके केस वहां पे हुआ था। एक्चुअली क्या होता है, एप्लीकेबल तो ऑल ओवर है, बट ये है कि जब तक कोई इस पे एक्शन नहीं होती, आप पढ़ रहे हो, इसको पढ़ने से पहले पता था आपको कि ऐसा भी कोई राइट टू एजुकेशन पता था, बट ये इंटरनेट एक्सेस नहीं पता था। आधे घंटा को नहीं पता, आधे का 99% को नहीं पता, क्योंकि जो लोग इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते ना, उनको नॉलेज। तो इसीलिए है ये सबके, अगर कोई चाहे तो इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते। इस कोर्स में बट ना इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में टाइम बहुत लगता है। यहाँ पे भी केजरीवाल ने बोला था इंटरनेट जरूरत, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ना टाइम बहुत ज्यादा लगता। तो ये केस, ये तो कोर्ट ने देना, ये जुडिशियरी जजमेंट अपना दे देते, बट जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती है ना, जो बॉडीज जिन्होंने एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना है, उनके ऊपर ये प्रॉब्लम हमेशा आपको मिलेगी कि उनको टाइम चाहिए। कोई पता नहीं एक्चुअली के अंदर जो आजकल का काम है ना, आपका डेटा कहाँ से कहाँ चला जाए, कोई पंगा नहीं। कई लोग ना, मैंने आपको बताया, हमने यहाँ पटेल नगर में ना कैंप ओपन, तो क्लास के बाद में कितना भी वहीं जाती हूँ, उसका 1 o'clock से लेके 10:30 11 o'clock तक का हमने टाइम मिलता। सो वहां पे हमने स्कैनर लगाया यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए। अरे कई लोग नहीं करते, हमने उनको बोला ये ऑब्वियसली बैंक से लिया है हमने, बट फ्रॉड जितने होते हैं तो उनकी भी गलती नहीं। तो कोई लोग, एक लेडी आई, उसने कॉफी पी, और मैंने कहा ये स्कैन यूपीआई करना, कैश कहते नहीं मैं पेमेंट ऑनलाइन करूंगी। मैंने कहा स्कैनर है, कहती ये स्कैन नहीं करूंगी, मेरे को नंबर दो, किसी के नंबर पे करूंगी। मैंने कहा आप किसी पे स्कैन कर दो ना, मेरी तो वो कंपनी के उसमें आएगा, नंबर पे तो पर्सनल आएगा। कह रही ये स्कैन नहीं करूंगी। मैंने कहा कार्ड दे दे, मशीन से स्वाइप कर लेती हूँ। नहीं, नंबर दे दो, मैं वॉलेट में डालू, मैं बैंक में भी नहीं डालू, मैं पहले अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड करूंगी, फिर आपके वॉलेट में ट्रांजेक्शन करूंगी। मैंने कहा ये जबरदस्ती हो गई, बट आप कस्टमर को नहीं मना कर सकते। तो उसने मेरी सिस्टर का नंबर लिया, उसके वॉलेट में पैसे डाले, मैंने अपनी बैंक में कैश निकाल के दिया, और ट्रांजेक्शन हमने फिर कैश की यूज की और ऐसे, क्योंकि आजकल के टाइम के ऊपर ये प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। अब ना विजय सेल से सामान लो ना, तो वहां पे भी यही चीजें की होंगी। वहां पे जितने भी वो लोग खड़े हुए हैं, सबने अपने अपने पर्स स्कैनर निकाल के रखे हुए, जो सर्विसेज दे रहे हैं ना वहां पे वो लोग। हाँ, वो इसीलिए स्टार्ट हुआ एक्चुअली के अंदर, कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ वो यहाँ पे पेमेंट की ट्रांजेक्शन हो भी रही है नहीं हो रही। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, दैट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ये दो वर्ड्स, वन इज अरेस्ट एंड वन इज डिटेंशन। अरेस्ट का मतलब लॉफुली जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए, जनरली हम उससे ही इस चीज को लिंक करते हैं कि पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया और उसको प्रिजन में डाला, जेल में उसको डाला। बट सिर्फ और सिर्फ वो नहीं, आप अरेस्ट के अंदर जैसे हम लोग बेसिकली आप किसी को भी पकड़ के कमरे में बंद, तो वो भी एक तरीके का रूम अरेस्ट या हाउस अरेस्ट हो सकता। हमारे लॉ के अंदर इस चीज के लिए भी प्रोविजंस दिए होंगे, ठीक है। डिटेंशन का मतलब हम पहले भी पढ़ा था, अगेन किसी भी पर्सन को डिटेन करके रख देना, कि उसको आपने जाने आने से कहीं पे भी मना कर दिया, और उस पर्सन को उस डिटेंशन के अंदर हो सकता है आप क्वेश्चन आंसर करो, पूछताछ करो, इस तरीके से वो काम हो सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है दोनों से रिलेटेड,
आर्टिकल 22 गिव्स अस प्रोटेक्शन कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है या आपको डिटेन किया जा रहा तो आपको क्या क्या प्रोटेक्शन एज योर फंडामेंटल राइट मिल्स। पहला पॉइंट क्या लिखा है, दिस आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन, पर्सन नॉट टू द सिटीजन, दोनों के लिए। इट इज फॉर द सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, दोनों ही केसेस अरेस्ट और डिटेंशन। जब तक किसी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा तब तक तो ये आर्टिकल एप्लीकेबल भी नहीं। However, Article 22 does not apply uniformly to all persons and makes a distinction between alien enemies. अब अगर एलियन एनिमीज को कोई पाकिस्तान का पर्सन यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से आए और उसको पकड़ के बंद कर दो और वो बोले आपके तो फंडामेंटल राइट है कि किसी भी पर्सन को आप ऐसे ही अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकते, तो ये मेरा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट कर, तो वो चीज अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या लिख दिया, एलियन एनिमीज के लिए आपने डिस्टिंक्शन बना। पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। नाउ व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कोर्स में, वैसे हमारे नहीं। किसी पर्सन को आपने डिटेन कर लिया जस्ट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, चाहे वो कोई सिविल रॉन्ग करता, क्रिमिनल रॉन्ग करता, कुछ भी गलत करता, इससे बेटर है उसको बंद कर दो ताकि वो पर्सन ये काम ना करे। जैसे आपने देखा सस्पेक्ट वगैरह को केसेस के अंदर कि वो दोबारा और ना करें या उस पर्सन पे सस्पेक्ट है तो उसको पहले ही बंद करके रख देते हैं ताकि वो ये काम ना करे। तो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ प्रिवेंशन, क्योर से बेटर है कि आप उस पर्सन को प्रिवेंट करें। अदर पर्सन, अब जो अदर पर्सन की कैटेगरीज है ना उसमें इन्होंने कुछ राइट्स प्रोवाइड किए, तभी इस पॉइंट को मैंने साथ में लिखा है यहाँ पे। अदर पर्सन के केसेस में इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग राइट्स। तो जो एलियन एनिमीज और पर्सन अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ उनके लिए नहीं है ये जो राइट्स लिखे हैं सी पॉइंट में, ये सिर्फ अदर पर्सन की कैटेगरीज। पहला कहता है पर्सन हु इज अरेस्टेड कैन नॉट बी डिटेन्ड इन कस्टडी अनलेस हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। आप किसी को बिना इंफॉर्मेशन के अरेस्ट या डिटेन नहीं, अगर किसी को भी कर रहे हो चाहे आपके पास वारंट नहीं है, चाहे संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं, एटलीस्ट वर्बली उसको रीजन बताना जरूरी। ऐसा नहीं कि घर में घुसे पर्सन को उठा के जेल में ले गए और वो पूछी जा रहा है कि रीजन, और उसको रीजन नहीं बताया। देयर शुड बी अ ग्राउंड एंड उस ग्राउंड का इंफॉर्मेशन उस पर्सन को होना जरूरी। Such person shall have a right to consult and to be defended by the legal practitioner of his choice। इसलिए आपने देखा मूवीज में भी दिखाते हैं, आप जो मर्जी पुलिस वाले पूछ रहे हो और वो कहेगा मेरा लॉयर मेरा लॉयर मेरा लॉयर, वो पर्सन एक ही चीज बोल रहा था, क्योंकि अगेन इट्स अ फंडामेंटल राइट कि आप ये सर्विसेज कुछ भी बोलने से पहले आप क्या मांग सकते हो कि मुझे मेरा लॉयर चाहिए। पर्सनल है तो पर्सनल ले लोगे, नहीं तो गवर्नमेंट देती है आपको उस केस के अंदर लॉयर, आपको वो अरेंज करके देती। A person who is arrested and detained must be produced before the nearest magistrate within 24 hours of such arrest, excluding the time of journey। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, जिस दिन अरेस्ट किया जाएगा जिस टाइम पे, विदिन 24 आवर्स उस पर्सन को लेके जाया जाएगा टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं जा सकता तो मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स वहां पे प्रेजेंट होगा और उस पर्सन की स्टेटमेंट लेके जाए। पुलिस के सामने जो मर्जी बोला हो, जो चीज मजिस्ट्रेट के सामने बोली जाएगी दैट विल बी एक्सेप्ट। पुलिस के सामने आप जितनी मर्जी वाली बोल लो मारपिटाई से बचने के लिए कि हाँ हमने क्राइम किया, मजिस्ट्रेट के सामने बोल दो हमने कुछ नहीं किया, तो वही चीज मान। एक इन्होंने वर्ड लिखा बीच में एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, जितना टाइम जाने में लगेगा मजिस्ट्रेट के पास में 24 आवर्स में से वो टाइम आपका एक्सक्लूड है। अब व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? इट मींस डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल। केस नहीं है, कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ, सिर्फ हमने उस पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए ऑलरेडी किसी कस्टडी में डिटेन करके रख दिया। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट टू पनिश फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग। करने के बाद करोगे तो इट्स अ क्योर, इट्स अ काइंड ऑफ अ पेनल्टी और पनिशमेंट। कुछ गलत करने से पहले ही डिटेन कर लोगे तो इट्स बेसिकली अ प्रिवेंशन। Parliament has the power to make law for preventive detention for reasons connected with defense, foreign affairs or the security of India। और laws हैं भी कि अगर कोई पर्सन ऐसा कुछ भी कर रहा है तो आप उसको पहले ही डिटेन करके रख लो, क्योंकि वो अगेन कोई पॉइंट आ जाता है इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कुछ भी गलत करेगा तो हम उस पर्सन को डिटेन करने की पावर रखें। अब इसमें कुछ सेफ गार्ड भी होगा। सेफ गार्ड का मतलब यहाँ पे जिस पर्सन को डिटेन किया गया था उसके पास क्या क्या सेफ गार्ड्स अवेलेबल। जब तक डिटेंशन नहीं होगा तब तक सेफ गार्ड मिलेंगे भी। आप घूम फिर रहे हो इधर उधर तो आप कह रहे हो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से सेफ गार्ड दे दो, तो डिटेन करो पहले, उसके बाद में ये सेफ गार्ड अवेलेबल।
पहला पॉइंट कह रहे हैं सच अ पर्सन कैन नॉट बी डिटेन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months। कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास ले भी जाओ, मजिस्ट्रेट अगर एक्सटेंशन दे भी देता है, रिमांड वगैरह के लिए दे भी देता है, 3 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 3 months की। इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिटेंशन, पहली बात तो वो रीजन होना चाहिए कि 3 महीने तक भी क्यों डिटेन करके रख। जनरली रिमांड कितने दिन की होती है? 15 days। 15 days के बाद भी अगर पुलिस को लगता है कि हमें एक्सटेंशन देना है तो वो मजिस्ट्रेट को अप्लाई कर सकते हैं और एक्सटेंशन ग्रांट करवा लेते हैं। मजिस्ट्रेट को लगेगा एक्सटेंशन ग्रांट करनी है तो मजिस्ट्रेट एक्सटेंशन ग्रांट करेगा, अदरवाइज नहीं करता। 15 दिन के बाद पर्सन को छोड़ देते हैं। 15 दिन के बाद करते हैं तो वो मैक्सिमम जाती है 30 days तक। उसके बाद करते हैं तो वो मैक्सिमम जाती है 3 months तक। टोटल अलग अलग नहीं, टोटल 3 months तक का डिटेंशन हो सकता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम पीरियड। करंटली इट इज 3 months। पार्लियामेंट चाहे तो लॉ में चेंजेस करके, वेरिएशन करके, अमेंडमेंट लाके टाइम ड्यूरेशन को एक्सीड भी कर सकते हैं। प्रेजेंटली इट इज 3 months। अगर आप ये प्रूव कर दो कि एक्चुअली के अंदर इट इज अ हाउस अरेस्ट, कि किसी पर्सन के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट है, तो वो डिटेंशन मानो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस उस पर्सन के साथ में कोई सिविल या क्रिमिनल रॉन्ग ना हो रहा हो, तब तक उस चीज को सिर्फ और सिर्फ डिटेंशन तक में मानते। उसके बाद में डिटेंशन प्लस रॉन्ग दोनों मानते। अगर वो पर्सन प्रूव कर दे कि डिटेन किया गया और साथ के साथ भी मेरे साथ में ये भी जो भी मिसहैपनिंग्स हुई है वो थी। Authority ordering the detention of a person under the preventive detention law shall communicate him to the grounds of detention। ये तो पहले भी पढ़ा। किसी को अरेस्ट भी करो, किसी को डिटेन भी करो, there must be a reason and that reason should be informed, that reason should be communicated, but not bound to disclose the facts which are against the public interest। सिर्फ वो रीजन बताएंगे, they are not bound कि वो आपको एक एक फैक्ट बताए। किसने बताया, किस रीजन से बताया, किसी, क्योंकि वो लोग पर्सनल ग्रजेस भी तो निकाल सकते हैं कि इस पर्सन ने मेरे अगेंस्ट में कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, तो इस रीजन से बताने की जरूरत नहीं। एंड अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। जिस भी पर्सन को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है ना, उसको सबसे पहले ये हमने पढ़ा कि उसको लॉयर दिया जाएगा ताकि वो पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। जो भी ऑर्डर है, चाहे अरेस्ट का है चाहे डिटेंशन का है, उस पर्सन को ये अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उसको एक फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो और फिर उसके बिहाफ के ऊपर वो रिप्रेजेंट करे कि क्यों मुझे डिटेन नहीं किया जाना चाहिए या मुझे अरेस्ट नहीं किया। अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ पार्ट, क्योंकि हमें क्या दिया है, एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है लॉ में एज अ फंडामेंटल। तो पहली चीज तो ये वाला सेक्शन आर्टिकल अप्लाई करने के लिए देयर आर 2 कंडीशंस। पहला कि उस पर्सन को अरेस्ट या डिटेन किया जाना चाहिए। दूसरा, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज और रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए, तभी वो बोलेगा कि आर्टिकल एप्लीकेबल होगा 22। अगर सब कुछ ओके चल रहा तो फिर आर्टिकल 22 एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट आते हैं राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24 सबसे ज्यादा जिसमें लिखा है ना अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रैक्टिकली इन्हीं 2 चीजों पे सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर पे भी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। ये आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी दोनों चीज। और इंडिया के अंदर ये बोला जाता है कि एक्चुअली के अंदर ये दोनों चीजें एक तरीके से इलीगल, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन वैसे तो अलाउड नहीं है, बट ये 2 चीजों का, चिल्ड्रन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये दोनों टोटली इलीगल। इसके लिए बड़े सारे लॉज भी, जैसे आपने कुछ सुना होगा चाइल्ड लेबर का लॉ, चाइल्ड लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट करके बना। बड़े सारे लॉज के अंदर प्रोविजंस डाले हुए हैं। जैसे एजुकेशन में इन्होंने डाल दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों को सिर्फ पढ़ाओ, रादर देन कि उनको कोई काम करवाओ, आप उनको पढ़ाओ। अब यहाँ पे ये 2 राइट्स दिए हैं एंड दीज राइट्स प्रोटेक्ट द पर्संस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू ऑल द सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस, दोनों पर्सन जो भी इंडिया में रह रहा है, दोनों की। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स्ड लेबर, दोनों। फोर्स्ड लेबर अगेन चलती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग दोनों चीजें चलती है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मीन्स टू डील इन मेन एंड वुमेन लाइक गुड्स, जो कि टिपिकली अलाउड नहीं। एंड बेगर मीन्स इनवॉलंटरी वर्क विदाउट पेमेंट, किसी से जबरदस्ती काम करा रहे हो बट उसको उसकी पेमेंट नहीं मिलता। और इवन आपने देखा होगा हाउस हेल्प्स के अंदर भी ये काम चलता है। लोग रख लेते हैं, वो बोलेंगे कि ठीक है हम आपको रहने को खाने पीने को दे रहे हैं ना, बट उसकी पेमेंट नहीं करते। वो फूड और एमिनिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, पेमेंट्स नहीं करते। किसी से भी आप किसी भी तरीके का काम कराओ,
पेमेंट इज अ नेसेसिटी, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको कर रहा है तो उसको कोई तो रिटर्न चाहिए ना, फ्री में तो कोई काम नहीं होता, देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन। तो वो चीज अगर नहीं हो रही तो अगेन इट इज द एक्सप्लॉइटेशन। आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं कि एक्सप्लॉइटेशन है और ये नहीं होनी चाहिए, ये एक्चुअली के अंदर इसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। द आर्टिकल imposes a complete ban on the human traffic in human beings, beggar and the other similar forms of forced labor. वैसे आपने फोर्स लेबर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, क्या क्या आता है उसमें? एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर फोर्स लेबर के ऊपर, कोई आइडिया उसके अंदर? फोर्स लेबर का मतलब क्या हुआ जनरली? किसी से भी कोई भी फिजिकली या मेंटली आपने कोई लेबर वर्क कराया फोर्सफुल, प्लस उस पर्सन को उसका रिटर्न नहीं, तो दैट इज बेसिकली द फोर्स लेबर। इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स अभी भी इतने बैकवर्ड एरियाज, रूरल एरियाज हैं जहाँ पे लोगों से फोर्स लेबर का काम करवाया, उनको उनकी मर्जी का काम नहीं करने दिया जाता, उनको फोर्सफुली काम कराया जाता है। क्या होता है कि वहां के एरिया के लोग, आपने देखा होगा जमींदार वगैरह टाइप लोग होते हैं, वो उनको इतना प्रेशराइज कर देते हैं, उनको लोन्स इतने दे देते हैं कि वो अल्टीमेटली फोर्स लेबर करने के लिए एक्चुअली के अंदर उनके पास बेसिकली और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर वो फोर्स लेबर के ऊपर ही जाते। अगर आपको पता हो तो अगेन इट्स अ फंडामेंटल कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन, और हम इस चीज के लिए एप्लीकेबल हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट कह रहे साथ में, हाउएवर स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। While imposing such compulsory services, state cannot make any discrimination on the grounds of religion, race, caste, or the class. What is public purpose services or public services? Exactly. लेबर वगैरह कर रही है, अब वो फोर्स्ड लेबर में नहीं। स्टेट कैन मेक प्रोविजन, स्टेट को लेट्स सपोज उनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपडेटमेंट के लिए करना है और वो लेबर वर्क करवा रही है तो फ्री में नहीं करवाएगी, पहले उसका पेमेंट जरूर। अगर वो इस तरीके का काम करवा रही है, एक अगर आपने पढ़ा हो कभी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे एक आगे पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, आपको पता है कि अगर हमारा लॉ कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर इंडिया में वॉर की सिचुएशन आए तो सिर्फ आर्मी, नेवी, मर्चेंट नेवी, डिफेंस का काम नहीं है प्रोटेक्ट करना। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज लायबल टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री। हम लोगों को भी बिना कि हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, चलो हम उसमें नहीं है तो हम कहीं नहीं कि हम तो बंदूक नहीं पकड़ रहे, हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, ऐसा नहीं। ये बोला जाता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर एक्चुअली एलिजिबल टू प्रोटेक्ट, यू आर एक्चुअली अलाउड टू प्रोटेक्ट योर कंट्री। कि कोई भी सिचुएशन आए तो आप ये नहीं कि पीछे भाग जाओ और छुप के बैठ जाओ, नहीं, आप फ्रंट पे आओ और आपके लोगों के साथ में आगे जाके वॉर के अंदर को हेल्प। अब तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टेट प्रोविजन थोड़े ना बनाएगी। यहाँ पे कुछ चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक दे दी कि आप ये काम को बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया करोगे ही करोगे। स्टेट कुछ प्रोविजन इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टेट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट करना है तो वो जबरदस्ती नहीं है कि कोई मना कर देगा कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा, स्टेट काम करवाएगी, बट वो काम बिना पैसे के करो। दैट इज नॉट इन अ बेगर सिचुएशन कि वो फ्री को तो एवरी इंडिविजुअल सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ ड्यूटी बेसिकली कि जो हम एक्चुअली कहते हैं चीज को करें, और ना ही स्टेट को भी आपको इसके अंदर फोर्स करें। बट हाँ ये जरूर है कि अगर वो काम करवाएगी तो दैट शुड बी विदाउट एनी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन। उस केस के अंदर के बीच में किसी भी तरीके का क्लास, कलर, रेसिज्म, किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो भी अलाउड है, उसका नहीं, उसका रीजन अगर वो देंगे ना तो हो सकता है बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एक पर्टिकुलर ग्रुप है एंड दे आर क्वालिफाइड पीपल जो सिर्फ वही काम कर सकते हैं, या वो वाले काम करने के लिए सिर्फ वही लोग एप्लीकेबल और एलिजिबल, तो इस तरीके से तो वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आता, वो ना क्लासिफिकेशन में आता। और हमने पढ़ा क्लासिफाई आप कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि लेबर वर्क भी अगर कराए कंपल्सरी सर्विसेज के अंदर तो भी, जैसे फॉर एग्जांपल हाईवेज बंद, ठीक है, स्टेट्स वगैरह करती हैं, तो वहां पे जो एक्चुअली के अंदर हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं दे आर लेबर ना, तो ये एक्चुअली के अंदर स्टेट ही तो ये काम करवा रही है,
तो ये फोर्स लेबर नहीं है। स्टेट ये जरूर बोलेगी कि हम आपसे काम करवा रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम आपको फ्री में नहीं दे रहे। अब कल को लेबर बोले कि मेरा ये काम करने का मन नहीं है, मुझे जबरदस्ती करवाए, बट पेमेंट मिल रही है ना आपको उसकी, दैट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए इसमें इन्होंने डाला, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए स्टेट को। ये बिल्कुल नहीं करे ना कि किसी भी रीजन से कोई डिस्क्रिमिनेट कर दे कि ये पर्सन ये काम नहीं करेगा, ये पर्सन ये काम नहीं करेगा, ये क्लास वगैरह, तो वो ये चीज ना। अब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग, मैं एक बड़ा छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, इवन घर के अंदर हाउस हेल्प भी रखते हैं ना, मेड वगैरह भी रखते हैं, तो कुछ लोग ना कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को रखना प्रेफर नहीं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट के लोगों को रखना प्रेफर नहीं। ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है। बट ऑब्वियसली एक तो पहली चीज तो हाउस हेल्प अलाउड नहीं है एक सर्टेन एज से पहले, 14 ईयर्स से पहले के पर्सन को, माइनॉरिटीज को बेसिकली आप नहीं रख सकते, बट स्टिल आप देखते हो सब कुछ चल। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर कर भी रहे हो तो क्लासिफाई करो, डिस्क्रिमिनेट ना। नेक्स्ट दिया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। So this article prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory or mine. यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड लिखे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसके लिए पूरा लॉ है, चाइल्ड लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। उसमें इन्होंने फैक्ट्री और माइन को और एक्सपैंड किया। उसमें फैक्ट्री माइन के अलावा जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें नहीं अलाउ, जितना भी सिगरेट मेकिंग बीड़ी मेकिंग है उसमें नहीं अलाउ, जितना भी फार्मास्यूटिकल केमिकल है नहीं अलाउ, बेसिकली दे यूज द वर्ड हैजार्डियस प्रोडक्ट्स, उनके अंदर ये चीजें अलाउ नहीं कि वहां पे 14 ईयर्स से कम का बच्चा काम। तो इट इज नॉट ओनली माइन एंड फैक्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ने माइन एंड फैक्ट्री लिखा, बट जो लॉ बना उसने इन चीजों को और एक्सपैंड करके मेंशन कर दिया। The Employment of Children Act 1938, Factories Act 1948, Mines Act 1952, Apprenticeship Act 1961, Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 are some of the important enactments in the statute book to protect the children from exploitation by unscrupulous employers. कि कोई आपको फोर्सफुली 14 साल से कम के बच्चों को काम कराएं। कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको बच्चे फिर मिलेंगे, काम कर रहे होते हैं, माइनिंग साइट्स पे भी मिलेंगे, ये सिगरेट मेकिंग, बीड़ी मेकिंग, फायर क्रैकर्स, सब जगह के ऊपर आपको बच्चे मिलेंगे, हर एक जगह, सब जगह पे काम चल रहे होते हैं। बट वो क्या करते हैं, वो इंटरनल प्रेमाइसेस के अंदर काम करवाते हैं हमसे, वो लीगली नहीं दिखाते। वो अपने कभी भी देखोगे आप पेरोल पे कभी नहीं दिखाएंगे कि इतने साल से कम का बच्चा काम कर रहा है, कभी भी नहीं। काम सारी जगह पे चल रहा है। फायर क्रैकर्स के अंदर तो बहुत कॉमन है ये चीज। इवन फॉर दैट मैटर जितना भी ड्रग इंडस्ट्री है सबके अंदर चलता है, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्रैक्टिकली हर एक में। पेपर पे कहीं नहीं हो। आपने मूवी देखी तो उड़ता पंजाब, वो जितना भी पूरा पंजाब का उन्होंने दिखाया उसमें भी ये चीजें दिखाई गई कि हर जगह के ऊपर है। 14 साल से कम के बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और खुद कंज्यूम भी कर रहे हैं, सब चीजें हो। नेक्स्ट आगे यहाँ पे पॉइंट जो इन्होंने दिया हुआ है दैट इज दी जैसे ये वाला लॉ है ना, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अबॉलिशन, इसमें तो उन्होंने मैक्सिमम चीजें कवर की, क्योंकि ये कहते हैं 6 से 14 साल के बच्चे के पास में ना एजुकेशन का राइट है रादर देन टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। 14 इयर्स के बाद आप काम करना चाहो तो कर सकते हो। 14 to 18 you will be treated as a minor, 6 to 14 you will be treated as an adolescent, और उसके बाद आ जाता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में यू आर अलाउड टू डू पार्ट टाइम फॉर पार्ट टाइम, से 2 आवर्स 4 आवर्स 4-5 घंटे से ज्यादा के लिए अलाउड, और वो भी अगेन जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्पेसिफाई की कहाँ पे हम कर सकते। नहीं, किसी में नहीं कर सकते। मैं वही बता रही हूँ, हमारे कोर्स में नहीं है, बट इसमें ना डिटेल में दिया हुआ है कि अलाउड ही नहीं। ठीक है। हाँ, अगर आप जैसे किसी को फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के अंदर किसी पर्सन को असिस्ट कर रहे हैं जिससे आपकी खुद की नॉलेज इंक्रीज हो रही है, शेयर हो रही है, वो चीजों के लिए अलाउ कर दो, चाहे इनमें लिखा हो तो रहना अच्छे काम के लिए वो चीज अलाउ होती है। जैसे बच्चे पढ़ते पढ़ते के बीच में ट्रेनिंग्स करते हैं, चाहे वो 14 ईयर से कम का भी हो। अभी कल ही एक किसी ने मेरे को रील भेजी इंस्टा के ऊपर कि किसी ने एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा कि 6th क्लास से लेके ना 12th क्लास तक के बच्चों के लिए कोई एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ, कि वो जो है वो स्टडीज के साथ साथ कुछ ऐसा, मैंने भी डिटेल में नहीं पढ़ा, वो सिर्फ इतना सा ही मैंने देखा तो उसने देखा, तो वो क्या है, वो तो इस तरीके से थी कि एजुकेशन मिनिस्टर को भी नहीं पता ये चीज क्या एक्चुअली में क्या। हाँ, तो
वो पॉलिसी में लिख दिया उन्होंने, वो इम्प्लीमेंट कर दी इस तरीके से, बट नॉट दिस काइंड ऑफ। हाँ, हैजार्डियस टू लाइफ वो काम कोई भी नहीं है। और जहां पे ऐसे काम जिससे आपकी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है, ये जो हाउस होल्ड हेल्प का काम है ना, इस चीज के ऊपर इंडिविजुअल पर्सन ही बोल सकता, क्योंकि आप उसको घर में बंद करके रखो कि वो 24 घंटे आपके पास रहेगा, काम करेगा, बाहर नहीं निकलने दिया, उस केस में भी एक्सप्लॉयटेशन, और ये एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं। नेक्स्ट आ गया, आपने देखा कभी ढाबे वगैरह के ऊपर इतने बच्चे कर रहे होते हैं काम, टेबल साफ कर रहे होंगे, बर्तन धो रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, कोई एक्शन नहीं लेता इनके अगेंस्ट में, ये नहीं है अलाउड, क्योंकि इतने बच्चों का एजुकेशन का राइट है, उनको पढ़े लिखे होना चाहिए, बट नहीं। बट क्योंकि अगेन इंडिया के अंदर गरीबी इतनी ज्यादा है और अवेयरनेस नहीं, तो इसीलिए लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, ना हम लोग जैसे लोगों को फर्क पड़ता है, और ना एक्चुअली में जो वो लोग काम कर रहे हैं वो भी। और ऐसे घरों के बच्चे ना बड़ी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, और फिर वो यही चीज बोलते हैं कि नहीं हमें तो जरूरत है, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं रिक्वायरमेंट है तो चलो कर दें। तो इसी चीज के लिए देखो, नहीं तो आधे से ज्यादा जनता आजकल मैंने देखा भीख मांग रही होती। कैफे खोला हमने, वहां पे आके भी फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे कोई ना कोई आके पैसे लेके, कोई ना कोई आके किसी ना किसी चीज की दुआएं देते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और ये दे दो वो दे दो। एक दिन तो 2-3 लेडीज आई, और जस्ट मेरे ब्रदर ने ओपन करवाया था और वो क्लीनिंग करवा रहा था, उसके बाद आपकी क्लास खत्म हुई, मैं लंच वगैरह करके गई, तो क्लीनिंग करवा रहा था। तो मैंने ना जाके देखा, वो मेरे ब्रदर को बोल रही मेरी बेटी की शादी है, कन्यादान कर दो, ये वो। मैं 5 मिनट 10 मिनट तक में सुनती, बोली जा रही, आप वो ये हो जाए वो हो जाए, आप कन्यादान कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। मैंने कहा ऐसा है सुनो, हम 3 बहनें हैं, मेरे बाप के पास भी पैसे नहीं है, दे कर कन्यादान। चुप हो गए, कह रही ऐसे बोलोगे तो। अब मैं कहा तो बोलने से पहले सोच रहे हो क्या बोलो, मतलब यही चलता रहेगा यहाँ पे कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई आता रहेगा और आके तो दान कर दो, दान कर दो। इतनी आदत पड़ी हुई है ना दुनिया में कि दान दान कर करके ये काम